सोचो एक ऐसा वायरस जो पूरी दुनिया को खत्म कर सकता है, फिर भी बुचर उसे रिलीज करने की बात कर रहा है। और सबसे शॉकिंग बात, जिसे हम मरा हुआ समझ रहे थे वो वापस आ गया है। द बॉयज सीजन 5 एपिसोड 2 में पूरा गेम पलटने वाला है। एपिसोड 2 की शुरुआत होती है ए ट्रेन की फ्यूनरल से। ओ फादर सेरेमनी होस्ट कर रहा है। यहाँ होमलैंडर और वॉट से जुड़े काफी लोग मौजूद हैं। यहीं एक इंटरेस्टिंग चीज रिवील होती है, ओ फादर की पावर। वो बहुत जोर से चिल्ला सकता है, लेकिन वो अपनी पावर कंट्रोल में रखता है, क्योंकि वो लोगों को मारना नहीं चाहता। वो कंट्रोल में रहकर बोलता है, जिससे उसकी आवाज थोड़ी हिप्नोटिक लगती है। मतलब लोग उसकी बातों में खींचे चले जाते हैं। जैसे जैसे ओ फादर बोलता रहता है, होमलैंडर थोड़ा अनकंफर्टेबल होने लगता है। और ये थोड़ा अजीब है, क्योंकि नॉर्मली होमलैंडर को किसी की मौत से कोई फर्क नहीं पड़ता। वो बड़े ही आराम से झूठ बोल देता है कि किसी की मौत कैसे हुई, और उसे गिल्ट भी नहीं होता, क्योंकि वो अंदर से काफी बेरहम है। लेकिन यहाँ क्लियरली दिख रहा है कि उसे ये चीज डिस्टर्ब कर रही है। उसका मेंटल स्टेट धीरे धीरे अनस्टेबल हो रहा है। ये बदलाव शायद सीजन 2 और 3 के बीच शुरू हुआ था, और अब इतना बढ़ चुका है कि कभी भी उसका ब्रेकडाउन हो सकता है। अब बड़ा सवाल ये है, क्या कोई उसे और पुश करके उसे पिघला सकता है? ये आगे देखेंगे। द बॉयज एक पुराने वीरान स्कूल में छुप रहे हैं, एरी काउंटी पब्लिक एलिमेंट्री स्कूल। यहाँ बुचर और समीर ने स्कूल को अपनी लैब बना दी है। ये लोग एक खतरनाक वायरस बना रहे हैं जो सूप्स को मार सकता है। असल में ये एक लोकेशन नहीं है, बल्कि सिस्टम के कोलैप्स का सिंबल है। शो यहाँ हल्का सा ये दिखाता है कि जब पावर गलत हाथों में चली जाती है तो सबसे पहले एजुकेशन और ट्रुथ को डिस्ट्रॉय किया जाता है। स्कूल हमें पढ़ने लिखने से इस काबिल बनाता है कि हम सच समझ सकें, और जब वही स्कूल खाली और वीरान दिखाया जाता है तो इसका मतलब है जब सत्ता के भूखे लोग जैसे वॉट या होमलैंडर कंट्रोल ले लेते हैं तो सबसे पहले एजुकेशन और सच को बर्बाद किया जाता है। क्योंकि अगर लोग एजुकेटेड होंगे तो वो खिलाफ जाएंगे। स्कूल आने वाली जनरेशन का सिंबल है। उसका वीरान होना यानी फ्यूचर अनसेफ है, और नेक्स्ट जनरेशन के लिए कोई स्ट्रॉन्ग बेस नहीं बचा। अब वही जगह एक डार्क लैब बन गई है, जहाँ वायरस बन रहा है। मतलब दुनिया इतनी करप्ट हो चुकी है कि सेफ जगह भी खतरनाक बन गई। जहाँ बच्चों को जिंदगी में आगे बढ़ना सिखाया जाता है, उसी जगह अब मौत क्रिएट हो रही है, यानी सूप किलिंग वायरस। खैर, विक्टोरिया ने समीर को टास्क दिया था कि वो सूप्स को मारने वाला वायरस दोबारा बनाए। ये वायरस ओरिजिनली गॉड्यू यानी जेनवी के वुड से आया था। समीर एक बांध में छुपा मिला था, जहां उस पर कंपाउंड बी से इन्फेक्टेड एनिमल्स अटैक कर रहे थे। बुचर ने क्या किया, उसने समीर की नकली मौत दिखाई, उसकी टांग काट दी और फिर उसे फोर्स किया कि वो वायरस बनाना कंटिन्यू करे। समीर ने मजबूरी में बुचर की बात मानी, लेकिन एक स्मार्ट मूव भी किया। उसने किमिको को वायरस से इन्फेक्ट कर दिया और वहां से भाग गया। तब से वो लापता था। लापता से याद आया, अगर आपको लापता फिल्म का रिव्यू देखना है तो इस लिंक पर क्लिक कर सकते हैं। मैं इसका लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी दे दूंगी। जेनवी सीजन 2 में भी रिवील हुआ कि जोई और स्टैन को भी नहीं पता कि समीर कहाँ है। अब यहाँ क्लियर हो रहा है कि बुचर ने समीर को फिर से पकड़ लिया है, बट इस बार भी झूठ बोलकर, मतलब उसे मैनिपुलेट करके वापस काम पर लगा दिया है। बुचर ने समीर से ये कहा कि विक्टोरिया को होमलैंडर ने मारा है, जबकि बुचर ने खुद उसकी जान ली थी। और अब वो समीर को कन्विंस कर रहा है कि सूप किलिंग वायरस बनाओ ताकि होमलैंडर को मार सके और बदला ले सके। यहाँ एक डाउट है, समीर सच में बुचर की बात मान रहा है या सिर्फ डर की वजह से काम कर रहा है? क्योंकि अगर वो मना करेगा तो बुचर उसे मार भी सकता है। मतलब सिचुएशन फुल प्रेशर वाली है। एनीवे, समीर बोलता है कि उसने वायरस परफेक्ट कर लिया है, पर वो पूरी तरह सेफ नहीं है। इसलिए ये लोग इस वायरस को एक सूप पर टेस्ट करना चाहते हैं, जिसका नाम है रॉकहार्ड। वो काफी पावरफुल है, ऑलमोस्ट होमलैंडर जैसा। तो अगर वायरस उस पर काम कर गया तो समझ लो होमलैंडर पर भी काम करेगा। पर असल प्रॉब्लम ये नहीं है। ये वायरस सिर्फ सूप्स को ही नहीं, बल्कि पूरी ह्यूमैनिटी को भी खत्म कर सकता है। यानी अगर ये बाहर फैल गया तो इंसानों का नामो निशान मिट जाएगा। और यही शो का एक बड़ा सवाल उठता है, क्या किसी को इतनी पावर मिलनी चाहिए कि वो पूरी दुनिया की किस्मत डिसाइड करे? ये वायरस सिर्फ एक बायोलॉजिकल वेपन नहीं है, ये पावर का सिंबल है। जो इसे कंट्रोल करेगा वो डिसाइड करेगा कौन जिंदा रहेगा और कौन नहीं। ये बहुत बड़ा खतरा है। इसकी गंभीरता सिर्फ यूई और किमिको ही समझ रहे हैं जब बुचर वहाँ नहीं होता।
बाकी लोग या तो इग्नोर कर रहे हैं या बुचर के इन्फ्लुएंस में हैं। पर क्योंकि ह्यूई और किमिको माइनॉरिटी में है, उनके पास कोई ऑप्शन नहीं, उन्हें मजबूरी में बुचर का प्लान फॉलो करना पड़ता है। और क्योंकि उन्हें लग रहा है कि वो कभी भी मर सकते हैं, ह्यूई एनी के साथ टाइम स्पेंड करता है और किमिको फ्रेंची के साथ। मतलब आखिरी पल ये एक दूसरे के साथ बिताना चाहते हैं। बुचर की टीम एक वैन में रॉकहार्ट के घर पहुंचते हैं। प्लान सिंपल था, शेलीन, जेटस्ट्रिक्स और काउंटेस क्रो जो रॉकहार्ट की हेल्प करते हैं, उनके जाने का वेट करो, फिर चुपके से अंदर जाओ, रॉकहार्ट को बेहोश करो, उसे वैन में डालकर लैब ले जाओ और वहाँ वायरस टेस्ट करो। लेकिन द बॉयज स्टाइल प्लान टोटली फेल हो जाता है। प्रॉब्लम क्या होती है? रॉकहार्ट अब नॉर्मल इंसान जैसा नहीं रहा, वो ज्वालामुखी का पहाड़ बन चुका है। मतलब इतना बड़ा और भारी कि उसे उठाकर ले जाना नामुमकिन है। यहाँ रॉकहार्ट सिर्फ एक सूप नहीं है, वो अनकंट्रोल पावर का सिंबल है। जब पावर कंट्रोल से बाहर हो जाती है तो वो अपने आसपास सब कुछ बर्बाद कर देती है। तो फौरन प्लान चेंज होता है। उसे लैब ले जाने की बजाय वायरस उसके पास ही ले चलते हैं। बट फिर एक और प्रॉब्लम, रॉकहार्ट अपनी सांसें बहुत देर तक रोक सकता है। यानी अगर वायरस हवा में फैला और उसने सांस नहीं ली तो वायरस काम ही नहीं करेगा। तो इन्हें अब नया टास्क मिलता है। बुचर एनी और फ्रेंची को बोलता है कि कोई तरीका निकालो जिससे वायरस उसकी बॉडी के अंदर जाए, और वो खुद किमिको और ह्यूई के साथ वायरस लेने लैब जाता है। अब एनी और फ्रेंची सबसे पहले ये इंश्योर करते हैं कि रॉकहार्ट का रूम पूरी तरह एयर टाइट हो जाए ताकि वायरस बाहर लीक ना हो और दुनिया को कोई खतरा ना हो। मतलब सिचुएशन फुल रिस्की और जुगाड़ मोड में चल रही है। रॉकहार्ट उन्हें रोकने की कोशिश करता है और यहाँ सीन काफी क्रेजी हो जाता है। वो अपनी बॉडी से लावा शूट करने लगता है। एनी और फ्रेंची बच जाते हैं। इसके बाद एनी और फ्रेंची और काम फास्ट करने लगते हैं ताकि रूम जल्दी एयर टाइट हो जाए और इससे पहले कि रॉकहार्ट दोबारा अटैक करे सब सिक्योर हो जाए। फिर एक और प्रॉब्लम, काउंटेस क्रो अभी भी बिल्डिंग में ही है। वो बाकी हेल्पर्स के साथ गई ही नहीं। अच्छी चीज ये है कि वो इतनी पावरफुल नहीं है, तो एमएम उसे बड़ी ही आसानी से पकड़ लेता है। यहाँ आता है सबसे मुश्किल फैसला। एनी, फ्रेंची और एमएम को डिसाइड करना है क्या क्रो को रॉकहार्ट के रूम में ही छोड़ दें जहाँ वायरस रिलीज होगा, या उसे जाने दें क्योंकि वो एक बच्ची है। एनी के लिए ये फैसला और भी हैवी है क्योंकि वो पहले ही देख रही है कि स्टारलाइटर्स वॉर्ड के खिलाफ फाइट में मारे जा रहे हैं और उसे गॉडियो वाला मैसेकर का गिल्ट भी है। फिर भी एनी एक हार्ड चॉइस लेती है। वो डिसाइड करती है कि क्रो को वहीं रहने दिया जाए, मतलब उसकी मौत पक्की है। ये मोमेंट दिखाता है कि ये एक डिसीजन नहीं है, ये एनी के कैरेक्टर का मॉरल ब्रेकडाउन पॉइंट है, जहाँ शो ये सवाल उठाता है क्या एक मासूम की कुर्बानी जस्टिफाई हो सकती है। अब देखते हैं दूसरी तरफ क्या हो रहा है। बुचर, ह्यूई और किमिको लैब जा रहे हैं। उनकी नजर शेलीन और जेटस्ट्रिक पर पड़ती है। वो मासूम लोगों को उनके घरों से निकाल रहे हैं। ह्यूई और किमिको उनकी हेल्प करना चाहते हैं, लेकिन बुचर उन्हें रोक लेता है। उसका मानना है मिशन पर फोकस करना चाहिए, और क्योंकि बुचर का कंट्रोल स्ट्रॉन्ग है और सिचुएशन अर्जेंट है, ह्यूई और किमिको मजबूरी में उसकी बात मान लेते हैं। मतलब यहाँ क्लियरली दिख रहा है बुचर के लिए इंसानियत से ज्यादा मिशन इम्पोर्टेंट है, और बाकी लोग धीरे धीरे उसकी बातों में आकर सेम रास्ते पर चल रहे हैं। उधर फ्यूनरल के बाद जब सब लोग चले जाते हैं, होमलैंडर अकेला रह जाता है। वो ए ट्रेन की आत्मा से बात करने लगता है, यानी होमलैंडर के दिमाग पर उसका असर पड़ा है। उसे अपने किए पर थोड़ा पछतावा तो है, लेकिन वो अपने को बदलना नहीं चाहता। बेसिकली वो होमलैंडर बनना छोड़ना नहीं चाहता, शोहरत और पावर से दूर नहीं जाना चाहता, और अपनी प्रॉब्लम्स को फिक्स करने का कोई भी एफर्ट नहीं लगाता। उसे पता है कि वो इतना आगे निकल चुका है कि अब वापस नॉर्मल इंसान बनना लगभग इम्पॉसिबल है। तो उसका माइंडसेट क्या है? और ज्यादा पावरफुल बनो, जो भी मेरे खिलाफ है उसे बर्बाद करो, और आखिर में जो बचेगा वो मुझे प्यार और मेरी पूजा करेंगे। ये सिर्फ उसका एटीट्यूड नहीं है, बल्कि एब्सोल्यूट पावर का साइकोलॉजिकल इफेक्ट है। शो यहाँ दिखाता है कि अनलिमिटेड पावर इंसान को धीरे धीरे तोड़ देती है। मतलब वो बहुत ही खतरनाक रास्ते पर चल पड़ा है। सबसे पहले तो वो ए ट्रेन का रिप्लेसमेंट ढूंढता है, और वो कौन है? सोल्जर बॉय। होमलैंडर को लगता है वो परफेक्ट रहेगा। सीजन 3 के आखिर में सोल्जर बॉय को ग्रेस ने एक क्रायोजेनिक कैप्सूल में डालकर सीक्रेट CIA फैसिलिटी में छुपा दिया था। फिर ग्रेस की मौत के बाद प्रेसिडेंट कैलहॉन ने उसे वहां से निकाला और होमलैंडर के हवाले कर दिया। प्रेजेंट में होमलैंडर सोल्जर बॉय को बाहर निकालता है और उससे बोलता है कि जाओ बुचर को ढूंढो।
जैसा कि हमें पता है सोल्जर बॉय मना कर देता है, वो होमलैंडर के लिए काम करने के मूड में नहीं है। लेकिन फिर होमलैंडर उसे एक लालच देता है, मैं तुम्हारा नाम क्लीन करवा दूंगा। क्योंकि दुनिया को लगता है सोल्जर बॉय एक रशियन स्पाई है, क्योंकि सोवियत ने उसे पकड़कर एक्सपेरिमेंट किए थे, तो बॉट ने उसकी जगह होमलैंडर को ला दिया था। ये सुनते ही सोल्जर बॉय का माइंड चेंज हो जाता है, वो बुचर को ढूंढने के लिए मान जाता है। इसके बाद होमलैंडर और सोल्जर बॉय एक मीटिंग में घुस जाते हैं, जहां सेज, एशले, प्रेसिडेंट कलहॉन, डीप और फायर क्रैकर बात कर रहे होते हैं। वो लोग प्लान बना रहे होते हैं कि कोई भी ऐसे ही कुछ भी न बोल पाए और स्टार लाइटर पर और ज्यादा सख्ती की जाए। तब होमलैंडर एंट्री मार के सीधा अनाउंस करता है, बुचर और उसकी टीम को ढूंढने का काम अब सोल्जर बॉय करेगा। फिर एक इंटरेस्टिंग सीन आता है। सेज होमलैंडर के कमरे में आकर उससे सवाल करती है कि क्या उसने सोल्जर बॉय को इसलिए निकाला क्योंकि वो इनके काम आ सकता है, या फिर उसका डैडी इशू ट्रिगर हो गया। होमलैंडर बोलता है कि कोई इमोशनल रीजन नहीं, वो सोल्जर बॉय को बस एक टेस्ट सब्जेक्ट की तरह यूज कर रहा है। यानी अगर वायरस सोल्जर बॉय को मार देता है मतलब वायरस काम करता है, और अगर वो बच गया तब भी इनके काम की इन्फो इन्हें मिल जाएगी। ये असल में एक टीम अप नहीं है, ये एक टॉक्सिक डैड सन साइकिल का कंटिन्यूशन है। होमलैंडर अनजाने में वही बन रहा है जिससे वो नफरत करता था। सेज ऊपर से तो उसकी बात मान लेती है, पर अंदर से कहीं न कहीं उसे कुछ तो गड़बड़ लग रही है। फिर एशले आती है, वो सेज को बोलती है होमलैंडर को रोकने के लिए कुछ करे, पर सेज उसकी बात इग्नोर कर देती है। ये देखकर एशले फ्रस्ट्रेट हो जाती है। फिर आता है सबसे क्रीपी ट्विस्ट। जब एशले अपनी कार में जाकर अपनी फ्रस्ट्रेशन निकाल रही होती है, रिवील होता है कि उसने कंपाउंड वी ले लिया था। असल में हम पिछले सीजन में देख चुके हैं कि एशले ने कंपाउंड वी लिया, बट हमें डायरेक्टली नहीं दिखाया गया था। अब ये चीज कंफर्म होती है कि वो ले चुकी थी। वी का असर उस पर क्या पड़ा? उसके दिमाग के अंदर की आवाज अब लिटरली एक चेहरा बन चुकी है। वो उसके सिर के पीछे से बाहर निकली हुई है और उससे बात कर रही है। ये सिर्फ पावर का साइड इफेक्ट नहीं है, ये उसके अंदर के डर और गिल्ट का फिजिकल मैनिफेस्टेशन है। अंदर की आवाज अब लिटरल मॉन्स्टर बन चुकी है। इस तरह का सीन हम हैरी पॉटर में भी देख चुके हैं। उधर बुचर, ह्यूई और किमिको जब वायरस लेकर रॉकहार्ट के घर वापस जा रहे होते हैं, इनकी गाड़ी पर हमला होता है और अटैकर है सोल्जर बॉय। बुचर फौरन सोल्जर बॉय से फाइट करना शुरू कर देता है और ह्यूई और किमिको वायरस लेकर भागने लगते हैं। फाइट का शोर शराबा सुनकर शेलीन और जेटस्ट्रीक भी आ जाते हैं। सोल्जर बॉय उन्हें ह्यूई किमिको को रोकने का ऑर्डर देता है। फिर शुरू होती है किमिको और शेलीन की फाइट। किमिको उसकी गर्दन तोड़ देती है। जेटस्ट्रीक ह्यूई को लिटरली आसमान में उड़ा ले जाता है और वहां से उसे छोड़ देता है। सिचुएशन बहुत खतरनाक हो जाती है क्योंकि वायरस दुनिया में फैल सकता है। आखिरी मूवमेंट पर एनी एंट्री मारती है, वो ह्यूई को बचा लेती है। वायरस सेफ रहता है। फिर एनी ह्यूई को रॉकहार्ट के घर पहुंचा देती है। ह्यूई जैसे ही वायरस रिलीज करने वाला होता है, तभी सोल्जर बॉय वहां आ जाता है। वो बुचर को फॉलो करते हुए आ गया। लेकिन यहाँ एक ट्विस्ट है, ह्यूई के पास सिर्फ खाली केस है, असली वायरस फ्रेंची के पास है और वो पहले ही वायरस रिलीज कर चुका होता है। उस कमरे में सिर्फ 3 सूप्स हैं, सोल्जर बॉय, रॉकहार्ट, जेटस्ट्रीक। तीनों पर वायरस का असर दिखना शुरू हो जाता है, मतलब वायरस काम कर रहा है। वहीं बाहर ह्यूई, एमएम और फ्रेंची मास्क पहन लेते हैं सेफ्टी के लिए और वो बस देखते रहते हैं कैसे सूप्स धीरे धीरे मर रहे हैं। सीन काफी डार्क है क्योंकि फाइनली वेपन काम करता है, पर खतरा अभी भी हवा में है। जब ह्यूई, फ्रेंची और एमएम को ऑलमोस्ट कंफर्म हो जाता है कि सूप्स मर चुके हैं, फिर वो पूरा घर सील कर देते हैं और बाकी टीम के साथ वहाँ से निकल जाते हैं। अब सबसे बड़ा सवाल, क्रो का क्या हुआ? मिल्क उसे छोड़ देता है। एमएम का मानना है कि वो बेगुनाह है, वो सिर्फ अपनी फैमिली के पास वापस जाना चाहती है और सबसे इमोशनल रीजन, वो एमएम की बेटी की उम्र की है। एमएम उसे मार नहीं पाता, अभी उसकी पूरी जिंदगी बाकी है और वो इविल नहीं है, बस वॉर्ड सिस्टम की प्रोडक्ट है। यहाँ एक उम्मीद भी है, शायद वो आगे चलकर अपनी पावर्स अच्छे कामों के लिए यूज करे। टीम अपने ठिकाने पर वापस आती है। आज वायरस एक बंद कमरे में यूज हुआ, लेकिन फ्यूचर में शायद दुनिया में यूज करना पड़े, और अगर ऐसा हुआ तो अच्छे सूप्स भी मारे जाएंगे, साथ ही खराब सूप्स भी। मतलब मॉरल डिलेमा अभी भी खत्म नहीं हुआ। फिर आता है फाइनल ट्विस्ट, सोल्जर बॉय जिंदा है। सोल्जर बॉय का जिंदा रहना ये दिखाता है कि सिस्टम इतनी आसानी से खत्म नहीं होता। चाहे जितना भी पावरफुल वेपन हो, कुछ चीजें बार बार वापस आती हैं।
अब इसकी 3 पॉसिबिलिटीज हो सकती हैं। शायद वायरस इतना पावरफुल नहीं है जितना होना चाहिए था। दूसरा, सोल्जर बॉय की पावर चली गई है और अब वो नॉर्मल इंसान बन गया है। तीसरा, सोल्जर बॉय एक ज़ॉम्बी बन गया हो, और अगर वो ज़ॉम्बी है जिसके पास पावर्स हैं तो फिर हीरोज और विलन्स को मिलकर उसे रोकना पड़ेगा। अब अगर कॉमिक और एपिसोड के डिफरेंसेस की बात करें तो एपिसोड और कॉमिक्स के बीच का डिफरेंस काफी बड़ा है। शो में हमें एक डिटेल्ड, इमोशनल और मॉरली कॉम्प्लेक्स स्टोरी मिलती है, जहां सूप किलिंग वायरस जैसे कॉन्सेप्ट को एक्सप्लोर किया जा रहा है। समीर का ट्रैक, रॉक हार्ट पर वायरस का टेस्ट करना और टीम के अंदर का गिल्ट, स्पेशली ह्यूई और एनी का, सब कुछ डीपली दिखाया गया है। साथ ही होमलैंडर का मेंटल ब्रेकडाउन, उसका सोल्जर बॉय को यूज करना और पॉलिटिकल एंगल, फ्री स्पीच कंट्रोल, स्टारलाइट पर क्रैकडाउन भी स्ट्रॉन्ग रोल प्ले करते हैं। दूसरी तरफ कॉमिक्स में न तो ऐसा कोई वायरस प्लॉट है, न ही इतनी इमोशनल डेप्थ। वहाँ ज्यादा फोकस शॉक वैल्यू, डार्क ह्यूमर और ब्रूटल एक्शन पर होता है। कैरेक्टर्स के बीच फिलोसफिकल या मॉरल डिबेट्स, जैसे एनी का क्रो को मार देने या ह्यूई का इनर कन्फ्लिक्ट, कॉमिक में मौजूद नहीं है। सोल्जर बॉय का रोल भी कॉमिक्स में काफी अलग और ज्यादा मुफ्त है, जबकि शो में उसे एक सीरियस खतरनाक प्लेयर बनाया गया है। यानी शो थोड़ा ग्राउंडेड और इमोशनल है, जबकि कॉमिक्स फुल क्रेजी मोड में है, ज्यादा वॉयलेंट, ज्यादा डार्क और सब बेकार वाली वाइब के साथ। अब मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए फिल्मी स्टोरी बॉक्स के साथ जुड़े रहिए। बाय।